Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 6 अप्रैल 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डालीग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के अपडेट्स वहाँ पर मिलते हैं। आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं जो बेसिकली हाईलाइटेड कंटेंट होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ये सारे के सारे टिप्स आपको वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाउरू को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी मेंशन किया है, एक नया किंग करंट समय पर चर्चाओं में है और वो भी स्पेशली ग्रीन गोल्ड का। अब ये ग्रीन गोल्ड क्या है, नया किंग, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री की जिसका नाम है कजाकिस्तान। देखो इस बार ना क्लियरली बता रहा हूँ, आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंफर्मेशन तो कह नहीं सकते क्योंकि ये यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे ज़्यादा ये अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है। तो देखो होता क्या है ना, जिस तरीके से पिछले कुछ समय पर मिनरल रिसोर्सेस रिजर्व्स चर्चाओं में रहे हैं, अलग अलग देशों के अंदर में रिजर्व्स फाउंड करे गए हैं, है ना। उससे पहले आप देख पाओगे यूक्रेन चर्चाओं में था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो चर्चाओं में था, सब ये अपने अपने मिनरल रिजर्व्स की वजह से चर्चाओं में है। अब कजाकिस्तान चर्चाओं में है, ये आप लोग देख पाओगे। फिर अभी इंडिया के अंदर भी यूपी में जो क्रूड ऑयल है उसकी डिस्कवरी की गई है। तो ये मिनरल रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज चर्चाओं में तो बने हुए हैं, आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। आपको पता है रिसेंटली अमेरिका यूक्रेन के साथ में डील करना चाहता था कि यूक्रेन एक ऐसी धरती है जो बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर में आज बैठी हुई है, तो यूक्रेन के अंदर से बहुत सारा मिनरल निकालना ये बेसिकली मेन पर्पज़ है यूएसए का। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप ओवरऑल एक पूरा सिनेरियो देखते हैं तो चाइना एक ऐसा देश है जिसके पास में बहुत सारे मिनरल अर्थ रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। आज दुनिया की ये ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इसको एक्सट्रैक्ट करने की यानी इसको निकालने की टेक्नोलॉजी चाइना के पास में बहुत ज़्यादा है। तो चाइना आज मोनोपोली एंजॉय करता है, दुनिया भर को यही रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करता है। अब आपने देखा होगा, कल हमने टैरिफ के बारे में पढ़ा था कि यूएसए ने दुनिया भर के कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया चाइना तो रिटेलिएशन कर दिया, चाइना ने बोला ठीक है आप टैरिफ लगाओ, हम इसके ऊपर भी आपका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और चाइना ने ऑलरेडी दोस्तों 34% का टैरिफ इनकी साइड से भी अमेरिका के ऊपर लगा दिया गया। कल चाइना ने यह भी धमकी दे दी कि टैरिफ तो लो साथ ही साथ में, और ये भी समझ जाना कि अब जो रेयर अर्थ मिनरल्स हमसे लेते हो ना, जिसकी वजह से आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, वो भी हम एक्सपोर्ट करना धीरे धीरे करके बंद कर देंगे या कम कर देंगे। ये मेन पर्पस है। तो चाइना के पास में मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है आज पूरे दुनिया के लिए, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या दूसरे और कोई इंडस्ट्रीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, सभी जगह में रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो अब क्या है, चाइना की मोनोपोली का हो सकता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा जवाब है कजाकिस्तान के अंदर का जो ये मैसिव डिस्कवरी है वो। तो आपको पता है न्यूज़ क्या है, बेसिकली आप देख पाओगे पिछले 2 दिनों से चर्चाओं में, अभी 11 घंटे पहले भी पब्लिश हुआ है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, लगातार यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं 3 दिनों से, जहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कजाकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, इस देश के अंदर 20 मिलियन टन के आसपास रेयर अर्थ मेटल डिपॉजिट की मैसिव डिस्कवरी की गई है जो गेम चेंजर हो सकती है। आपको याद होना चाहिए, अगर आप मेरे साथ में न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली बेसिस पे सुनते हैं, कवर करते हैं, तो पिछले साल 2024 में दिसंबर के महीने में ऑलरेडी एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था जहां पे कजाकिस्तान का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है वो समझाया गया था। याद है या नहीं है? ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कजाकिस्तान में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इंडिया में भी रिजर्व्स हैं जगह जगह पर, लेकिन भारत के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। लिथियम मिला था पहले, उसको आज तक हम निकाल नहीं पाए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। समझ रहे हैं? फिर जो मिनरल्स हमको चाहिए वो करंट समय पर हमारे पास में इतने ज़्यादा मैसिव लेवल में अवेलेबल नहीं है, उसकी डिस्कवरी भी नहीं हुई है। कजाकिस्तान के पास में प्रेजेंट है, कजाकिस्तान के साथ में रिलेशंस, हमारे संबंध भी अच्छे हैं। तो समझ रहे हैं, हमें यहाँ पर कोऑपरेट करना होगा।
कॉपरेट करके यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं, ऑब्वियस सी बात है उसका बेनिफिट इंडिया को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आज इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जब बात आती है तो केवल यूएसए ही नहीं दोस्तों, भारत भी चाइना के ऊपर निर्भर है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं, चाइना से ही हम लोग इसको परचेज करते हैं। तो कजाकिस्तान की डिस्कवरी किस तरीके से रेलिवेंट हो सकती है, आइए समझते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने थंबनेल में मेंशन कर रखी है। ये सबसे पहले हमें लोकेशन कवर करना होगा, क्योंकि यूपीएससी में लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है कजाकिस्तान, ये आपके सामने प्रेजेंट होगा। ये कहलाता है सेंट्रल एशिया। वैसे अगर आप देख पाओगे पूरा का पूरा ये एशियन रीजन कहलाता है। नीचे साउथ एशिया है, साउथ एशिया में आपका इंडिया आ जाता है। इधर जाओगे तो साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा, जहाँ पर ये जितने भी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, लाओस, ये सारे देश आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। अब बीच में जो हिस्सा बचता है वो बीच का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए सेंट्रल एशियन कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्रीज हैं। नंबर 1 इज कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल है अस्ताना। सेकंड नंबर पर है उज़्बेकिस्तान, थर्ड नंबर पर है किर्गिस्तान, फोर्थ नंबर पर है तुर्कमेनिस्तान एंड फिफ्थ नंबर पर है तजिकिस्तान। सबके आगे स्थान लगा हुआ है, याद रखिए। इसमें अफगानिस्तान को छोड़ के इसके ऊपर के जितने भी स्थान वाले 5 देश हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान, ये पांचों के पांचों देश सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आते हैं। तो सेंट्रल एशिया की 5 देश, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नाउ जब बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान यहाँ पे आप देख पाओगे कैस्पियन सी के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि चाहे वो कैस्पियन सी हो, बगल में आपको ये जो एक छोटा समुद्र दिख रहा है ना, ये है ब्लैक सी। चाहे कैस्पियन सी हो चाहे ब्लैक सी हो, इसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कजाकिस्तान की एक बाउंड्री लगती है कैस्पियन सी के साथ में, एक बाउंड्री लगती है इनकी साउथ वाली उज़्बेकिस्तान के साथ में, एक बाउंड्री लगती है इनकी किर्गिस्तान के साथ में, ऊपर लंबी चौड़ी बाउंड्री इनकी लगती है रशिया के साथ में, नॉर्थ वाली, ये आप देख पाएंगे। ठीक है, फिर एक बाउंड्री यहाँ पर इनकी साइड से लगती है, यानी ईस्टर्न साइड से चाइना के साथ में। तो चाइना भी करंट समय पर अब कजाकिस्तान के साथ रिलेशंस को मेंटेन करता है, ताकि यहाँ से मिनरल रिजर्व्स के जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हैं वो उठाए जाएं। तो लोकेशन आपको क्लियर हुआ। अब इंडिया भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। कजाकिस्तान के नीचे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के नीचे तजिकिस्तान, फिर यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है। ठीक है, यहीं से हम लोग अफगानिस्तान के साथ में एक छोटी सी बाउंड्री, क्योंकि भारत आपको पता है काफ़ी देशों के साथ बाउंड्रीज को शेयर करता है, हमारी सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ में लगती है। एक बार ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, हमें से काफ़ी लोग यहाँ पर जब हम थोड़ा सा एनालाइज नहीं करते, हमें पता नहीं होता कि भारत अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। जी बिल्कुल, सबसे छोटी बाउंड्री 109 किलोमीटर की ये बाउंड्री जो है, ये अफगानिस्तान के साथ में इंडिया शेयर करता है। अब मुझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सबसे बड़ी बाउंड्री भारत किस देश के साथ में शेयर करता है। रिसेंटली काफ़ी चर्चाओं में रहा है वो देश पिछले 1 साल से, और अभी हाल ही में भी एक ग्रुप की मीटिंग हुई थी, उस वजह से चर्चाओं में था। इतने सारे हिंट दे दिए, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों, आपको समझ में आया लोकेशन। अब कजाकिस्तान को थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। ये एक और मैप दोस्तों आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट नजर आएगा। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, अस्ताना के जस्ट नीचे एक और रीजन है, ये है यहाँ पे करागंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लिखो या मत लिखो, ज़रूर से एक लाइन में ये लिख लेना कि हाँ करागंद इज प्रेजेंट इन कजाकिस्तान। क्योंकि दोस्तों ये जो पूरी डिस्कवरी हुई है ना, जो ये मिलियंस टन्स के आसपास रेयर अर्थ डिपॉजिट मिला है, ये करागंद में ही मिला है। ठीक है, तो ये लोकेशन हो गई करागंद की। ठीक, ऊपर अस्ताना है, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिल जाएगी, इशम रिवर। ठीक है, ये आप देख पाओगे, ये इशम रिवर है। क्लियर हो गया लोकेशन। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर पहले हम ये समझते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स और एग्जैक्टली क्या है। हम इतना ज़्यादा यहाँ पर कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है रेयर अर्थ मिनरल्स में, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों रेयर अर्थ मिनरल्स अपने आप में ही दुनिया की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्मार्टफोन की बात आती है, हर एक के पास में स्मार्टफोन है। क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में सोलर एनर्जी की बात आती है, दुनिया बढ़ रही है सोलर एनर्जी की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है। डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग मिसाइल्स और इन सब एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की बात करते हैं, जेट इंजन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, है ना। जीपीएस की बात कर रहे हैं लोकेशन के लिए, स्पेस की सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो बिछाए जा रहे हैं वाईफाई प्रोवाइड करवाने के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर में जो एक्सरे है, एमआरआई स्कैन हो रहा है। तो ये सारे की सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी के मैंने नाम लिए हैं दोस्तों, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी के अंदर में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा उपयोग है। आज हमारे पास में इस प्रकार के 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से लाइट रेयर अर्थ भी हैं, हैवी मेटल्स भी हैं, हैवी वाले भी हैं। याद रखिएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम अभी तक ये थी कि चाइना करंट समय पर डोमिनेट करता है दुनिया के सबसे ज़्यादा, क्योंकि नाम ही इसका रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। आप कहोगे रेयर मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है।
जगह जगह पे दुनिया में बहुत सारे देशों में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत मुश्किल से मिलता है। रेयर इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। आपको मिल गया है वो मेटल, अब उसको एक्सट्रैक्ट करना, किस तरीके से आप उसका निकालते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अब आपके पास में सामान है, उसको यूज़ करना नहीं जानते हो तो फिर बेकार है। क्या फ़ायदा यहाँ पर उस सामान का आपके पास में होना, समझ रहे हैं? तो उसको निकालना, उसकी टेक्नोलॉजी भी आपके पास में होना ज़रूरी है। ये काम चाइना बहुत बेहतर तरीके से कर चुका है, उनके पास में टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए यहाँ पर वो डोमिनेट करते हैं इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सेक्टर में। भारत कहाँ पे है? भारत के पास में भी कुछ मिलियंस ऑफ टन्स के आसपास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स हमने निकाले हैं, कुछ एलिमेंट्स दोस्तों अभी निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास में भी नहीं है। अब मैंने जैसा आपको बताया इसके उपयोग क्या क्या है, बहुत सारे उपयोग हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्मार्टफोन, जीपीएस सिस्टम, कलर डिस्प्ले, रिचार्जेबल बैटरीज, हार्ड ड्राइव्स, सभी के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। फिर आपकी क्लीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर हो गया, सभी जगह पे यहाँ पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की करंट समय पर ज़रूरत है। और कजाकिस्तान उभरता हुआ देश है दोस्तों, भविष्य में कजाकिस्तान के साथ में बहुत सारे अग्रीमेंट करना ज़रूरी बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारा यहाँ पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो चाइना भी कजाकिस्तान से लेता है। कजाकिस्तान अपना जो एक्सपोर्ट है पिछले कुछ समय पर तेजी से बढ़ा चुका है, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज़्यादा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, समझ रहे हैं? तो ये है इसका पूरा मामला। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है आपको पता है। देखो हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर में आपका एक सेक्शन आता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। तो आज हमारे पास में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये सबके नाम आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें स्कैंडियम है, येथ्रियम है ना, फिर उसके बाद लेंथनम, सीरियम, उसके बाद नियोडिमियम, सेमेरियम। सेमेरियम चर्चाओं में था, रिसेंटली चर्चाओं में था, कल मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि चाइना ने बोला है कि सेमेरियम और गैडोलिनियम ये दोनों चीज़ें जो हम यूएसए को देते थे ना, अब नहीं देंगे, समझ रहे हैं? तो ये चर्चाओं में है। येट्रिबियम, ल्यूटेशियम, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से जो ये लाइट कलर में है ये लाइट रेयर एलिमेंट है, और जो डार्क कलर में है ये हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, अब केवल इतना पढ़ना दोस्तों इनफ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी है कि सर आपने ये तो बता दिया कि कजाकिस्तान के अंदर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं ये भी तो बता दो। आइए थोड़ा सा इसको लेकर अपने जो नोट्स वगैरह क्रिएट करना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लोकेशन पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा लोकेशन है यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर में एक रीजन है जिसको बोलते हैं करागंद रीजन। ठीक है, जो कजाकिस्तान की कैपिटल से लगभग 300 किलोमीटर साउथ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है, जो अभी हम ऑलरेडी मैप में देख चुके हैं। ठीक है, ये जो डिस्कवरी है लगभग मिलियंस ऑफ टन्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें जो की एलिमेंट्स है वो है सीरियम, लेंथेनम, नियोडिमियम एंड येथ्रियम। ये 4 चीज़ें हैं, और ये चारों के चारों भी हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? क्लियर हो गया जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। फिर अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये सब अपने रॉ फॉर्म में है, इनको निकालना, इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? ऐसा नहीं है कि भरपूर मात्रा में यही प्रेजेंट है, इसको मैंने बताया निकालने की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जितना भी यहाँ पर बहुत सारा रॉ फॉर्म में है उसमें से निकालेंगे तो इसकी मात्रा ऑलरेडी कम हो जाती है। फिर लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यही है कि कजाकिस्तान भी अगर किसी प्रॉब्लम से फेस किया तो वही है कि इनके पास में एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी नहीं है, निकालने का यहाँ पर इनके पास में भी कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, और अगर निकालना पड़ेगा तो इसके लिए यहाँ पे बाहर किसी दूसरे देश से सपोर्ट लेंगे, फिर वो दूसरा देश भी यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट्स लेगा इस रेयर अर्थ मेटल्स के। तो पूछा जाए कि रेयर अर्थ मेटल्स क्या हैं, 17 एलिमेंट्स होते हैं, 15 लेंथनाइट्स होते हैं प्लस स्कैंडियम एंड येथ्रियम। ठीक है, 15 ये हो गया लेंथनाइट्स, बाकी 16वां स्कैंडियम और 17वां यहाँ पर येथ्रियम। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे 17 एलिमेंट्स हो गए। क्लियर हो गया? अब इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है, निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनके उपयोग यहाँ पर बहुत सारे हैं दुनिया में। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, जेट इंजन, मिसाइल, रडार सिस्टम, ये सब इन्हीं से बन रहा है। फिर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखोगे तो चाइना इस सेक्शन में डोमिनेट करता है। 60% दुनिया भर का जो प्रोडक्शन है, 85% से ज़्यादा प्रोसेस करने की कैपेसिटी चाइना के पास में प्रेजेंट है ना? क्लियर हो गया? फिर अगर यहाँ पे अगर हमें चाइना के ऊपर निर्भरता को कम करना है, क्योंकि चाहे भारत हो, यूएसए हो, कोई भी देश हो, चाइना के ऊपर निर्भर है इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरफ, तो हमें यहाँ पर कजाकिस्तान की जो ये डिस्कवरी है इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेने होंगे। ठीक है, क्योंकि कजाकिस्तान के पास में ऐसा नहीं है ये केवल और केवल अभी मिला है। कजाकिस्तान पहले से ही एक रिसोर्स रिच देश है, जहाँ पे यूरेनियम, ऑयल, मिनरल्स पहले से ही प्रेजेंट है, याद रखिए। ठीक है, तो हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है कजाकिस्तान को, ताकि वो आने वाले समय पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सही तरीके से उपयोग करे,
दुनिया भर की कंट्रीज़ को यहाँ पर सपोर्ट मिल सके जिनको रिक्वायरमेंट है। चाइना की जो मोनोपोली है, स्पेशली मोनोपोली समझ रहे हैं, बेचने वाला एक, खरीदने वाले बहुत सारे, तो वो मोनोपोली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इसमें रोल कैसे प्ले करेगा वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि लिमिटेशन वही है जो मैंने आपको बताया। कजाकिस्तान के पास में भी प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी की कमी है, तो उनको बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। हो सकता है यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं, है ना। हो सकता है यहाँ पर इंडिया भी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाए, क्योंकि इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड करवा, इंडिया के पास में भी वैसे वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपको पता होगा, वरना हम भी यहाँ पर अपने बहुत सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे किस तरीके से एग्रीमेंट्स होते हैं वो हम लोग समझेंगे। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ, रेयर अर्थ क्यों ज़रूरी है, चाइना की मोनोपोली खत्म करने के लिए यूएस, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान ये ऑल्टरनेटिव सोर्स पहले से ही खोज रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पूरा यूरोपियन यूनियन 27 देश हैं वो डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। अब डिपेंडेंसी कजाकिस्तान पे हो सकती है, एक नया ऑल्टरनेटिव हमको मिल सकता है, बट प्रॉब्लम वही है कौन देश सामने आता है, किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन है वो निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतना ज़्यादा चर्चाओं में है, लगातार खबरें पब्लिश हो रही हैं, जो मैं आपको बताया पहले ही। तो एग्जामिनेशन में चाहे, क्योंकि आप लोग जब तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करते हैं या अलग अलग करते हो? साथ में ही करते हो ना। इसी आर्टिकल में से प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बनेगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है ये सब आपको पता है, इसके यूजेस के बारे में पूछा जाएगा, आप मेंस के लिए भी आपको रेडी कर दिया गया है। तो जब मेंस के लिए आप रेडी होते हो ना, तो क्वेश्चन के अंदर बीच बीच में जब आप कोट्स ऐड कर देते हैं, या फिर अपने क्वेश्चन की शुरुआत एक कोट से करेंगे या फिर अंत किसी कोट से करेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर या अलग चल रहे होंगे। तो एक कोट है दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, वो है रेयर अर्थ्स आर द स्ट्रैटेजिक ऑयल ऑफ द डिजिटल एज। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एक कोट डालेंगे, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। भारत की पोजीशन क्या है, तो इंडिया के पास में भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जितने भी हमारे समुद्र से बॉर्डर को शेयर करने वाले राज्य हैं उनके पास में भी ये अलग अलग प्रकार के रिजर्व्स प्रेजेंट हैं। बाकी भारत और कजाकिस्तान, क्योंकि जो ये डिस्कवरी हमने डिस्कस की है ये कजाकिस्तान की है, तो भारत और कजाकिस्तान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इनके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये दोनों देश काफ़ी सारे सेक्टर्स में मिलकर कोऑपरेट करते हैं, याद रखिएगा। चाहे वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो, यूरेनियम सप्लाई हो या एनर्जी का एक्सप्लोरेशन हो, यहाँ पर भी हमारा जो एक मेन कोऑपरेशन है वो चलता है। ठीक है, लोकेशन ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। कजाकिस्तान के और भी मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करना है तो ये प्रेजेंट है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। दुनिया का कोयले का रिजर्व कजाकिस्तान में प्रेजेंट है, टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ गैसेस, नेचुरल गैस का भंडार प्रेजेंट है, कच्चे तेल का भंडार प्रेजेंट है। उसके अलावा जो ये मैसिव डिस्कवरी हुई है वो अलग है, समझ गए। तो याद रखिएगा, ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। कोई भी क्वेश्चन बने रेडी हैं आप सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने ये सारा का सारा डेटा देखा, इसका इस्तेमाल तो आप ऐसे कर नहीं पाएंगे, है ना, फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो जिसके पास में टाइम कम है, आराम से यहाँ पर आप एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रिंटेबल फॉर्म के PDFs प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप आराम से निकलवा सकते हैं, आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, इस ग्रुप में सीधा एंट्री मिल जाएगी, जहाँ पे सीधा आर्टिकल्स को आप रीड कर सकते हैं। हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फोटोज़ हैं वो सब प्रेजेंट है, उसको आराम से आप देख सकते हैं। यानी आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी। वीडियोज़ आते जाते कवर कीजिए, PDF मिलेंगे ग्रुप के अंदर में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो आराम से यहाँ पर वो पढ़ सकते हैं। शाम में सोने से पहले रिविजन भी हो जाएगा आपका। बाकी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फ़ी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलें दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों, बाकी मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, ज़रूरी है। यहाँ पर एक और आर्टिकल है और बहुत काम का है। आपको पता है आज हमारे द हिंदू के अंदर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पब्लिश नहीं हुए हैं। रीज़न यह है क्योंकि आज संडे है, संडे में ऑलरेडी एडिटोरियल वगैरह पब्लिश होते नहीं हैं। साइंस एंड टेक के 2-4 आर्टिकल होते हैं, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक का एक बहुत शानदार आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में आज समझेंगे हम। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इस्तेमाल होती है, क्या APL होता है, वो सब समझेंगे। उससे पहले पेज नंबर 1 पर आओगे तो आज एक काम का टॉपिक मिला है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, ताकि आप हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर सकें। ठीक है,
तो हमें चलना है पीछे, और पीछे चलना है और ये समझना है, अभी कुछ दिनों पहले लगातार एक ग्रुप चर्चाओं में था जिसका नाम है बिम्स्टेक। क्यों? बिम्स्टेक का रिसेंटली यहाँ पर एक समिट हुआ है। ठीक है, जो बिम्स्टेक का ये समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड के अंदर में। तो बिम्स्टेक का आपको पता होगा भारत भी मेंबर है। बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज 7 है वैसे, इसमें इंडिया भी यहाँ पर शामिल है। इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। बाकी 6 कंट्रीज़ यहाँ पर बिम्स्टेक की कौन कौन सी है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उन 6 कंट्रीज़ के नाम बताओ। ठीक है, तो इंडिया बिम्स्टेक की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया। हमने डिस्कशन किए इन मेंबर्स के साथ में। फिर क्या हुआ, यहीं से जो पीएम मोदी हैं वो बिम्स्टेक की मीटिंग को अटेंड करने के बाद सीधा पहुंचे श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ में कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स पे ये डिस्कशन हुआ है, वही यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर में शेयर किया जा रहा है। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल में मेंशन किया है इंडिया श्रीलंका साइंस 7 MOUs एनहेंस टाइज इन डिफेंस एंड एनर्जी। तो पीएम मोदी यहाँ पर जब श्रीलंका पहुंचे हैं, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे अनुरा कुमार। पीएम मोदी ने डिस्कशंस की, बातचीत की, 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। और सातों के सातों ये जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट में हर एक टॉपिक्स को मतलब चूज करने की कोशिश की है। इसमें डिफेंस भी है, एनर्जी सेक्टर भी है, याद रखिए। इन सभी सेक्टर्स में भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, वो इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल से लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो जो 7 एग्रीमेंट साइन करे गए हैं, इसमें केवल डिफेंस एनर्जी नहीं है। डिफेंस एनर्जी तो मोटा मोटा आपको पता चल गया। उसके अलावा डिजिटाइजेशन सेक्टर, हेल्थ, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टू श्रीलंका, ठीक है, ये सब चीज़ों को लेकर सपोर्ट दिया गया है। फिर एक बात और सुनिए, आपको पता है साल 2021 हो, साल 2022 हो, कोविड के बाद यहाँ पर श्रीलंका की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, लोगों यहाँ पे सड़क पे उतरे, लोगों ने पुराने वाले प्रेसिडेंट को यहाँ पर उठाकर फेंक दिया, मतलब कि अपने देश से निकाल दिया। इस तरीके का सिनेरियो जो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक बड़ा भयंकर सिनेरियो आ रहा था श्रीलंका से। एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर, केवल 2 शॉर्ट वीडियो हैं। एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पर बहुत पहले का और दूसरा श्रीलंका को लेकर आप चेक करना। ठीक है, वो वीडियो मैंने शेयर किया है जिस समय पर क्राइसिस चल रहे थे श्रीलंका में। लोग प्रेसिडेंट के घर में घुस गए, वहाँ पे स्विमिंग पूल के मज़े चल रहे हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जैसा बांग्लादेश के साथ में केस हुआ था, शेख हसीना के घर वाला केस हुआ था। ठीक है, वही कुछ सीन देखने को मिला। सिचुएशन ख़राब हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। कुछ कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। इसमें जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में सपोर्ट करने वाला जो देश था, ऑब्वियसली वो इंडिया था। इंडिया को ज़रूरी भी है श्रीलंका को सपोर्ट करना, क्योंकि जस्ट हमारा पड़ोसी देश है, इंडियन ओशन रेंज में आता है। नहीं तो फिर यहाँ पर इनके पास में दूसरा ऑप्शन बचेगा चाइना, जिसके पास में ये जाना पसंद करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि किसी देश को हम ढकेलें चाइना की साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगेन फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, कनेक्ट कीजिए इसको एक और जियोपॉलिटिकल इशू से। यही काम तो अमेरिका ने किया। जब यहाँ पे ये रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट हुआ, तो जो बाइडन की जब सरकार थी, उन्होंने क्या किया, लगातार सैंक्शन लगा दिए। हज़ारों सैंक्शन, 7 से 10 हज़ार सैंक्शन यहाँ पे रशिया पे लगा दिए गए। रशिया को कोई दूसरा देश दिखा नहीं मिला, रशिया सीधा चाइना की तरफ गया। समझ रहे, रशिया को ज़बरदस्ती चाइना की तरफ और ढकेला गया, रशिया और ज़्यादा निर्भर हो गया चाइना पे। वही केस हम नहीं करना चाहते। हमने यहाँ पर श्रीलंका को सपोर्ट किया। श्रीलंका को सपोर्ट ना करते, अगेन चाइना को बढ़िया टेरिटरी मिलती। चाइना ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता होगा, वहाँ पे हम्बन तोता पोर्ट लेकर बैठा है 99 साल के लिए लीज पर, ताकि वो अपनी निगरानी बना के रख सके पूरे इंडियन ओशन रेंज में और भारत को यहाँ पे काउंटर कर सके इंडियन ओशन रेंज में। समझ रहे हैं, हम नहीं चाहते। हमने वेरियस सपोर्ट प्रोवाइड करवाया और वही सपोर्ट देखते हुए ये 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करा गया है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो, डिजिटाइजेशन सेक्टर में हो या इंटरेस्ट रेट में छूट देना हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अब एक बात और सुनिए, हमने श्रीलंका को मिलियंस डॉलर्स का लोन्स प्रोवाइड करवाया है, लोन। अब आपको पता होगा, जब भी किसी देश को हम सपोर्ट करते हैं 2 प्रकार से सपोर्ट करते हैं। एक तो होता है यहाँ पर लोन और एक होता है ग्रांट। आपको पता है दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जब लोन हम देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये इस तरीके से लोन देते हैं कि भैया वो व्यक्ति सामने वाला जितने समय के लिए लोन ले रहा है उसके बाद वो लोन चुकाएगा, है ना। कुछ समय बाद मान लो उसने 5 साल के लिए लोन लिया है तो 5 साल बाद वो लोन चुकाएगा और सूद समेत ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ चुकाएगा। ठीक। एक होता है ग्रांट। ग्रांट मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट करना। जब ये गवर्नमेंट देती है ग्रांट, इसका मतलब उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये पैसा मेरे पास में आएगा, बस खाली हमने सपोर्ट करने के लिए दे दिया, आप रखिए एज अ सपोर्ट के तौर पे। तो हमने यहाँ पे ये किया है, श्रीलंका को जितना भी लोन दिया था उस पर जो ब्याज है, ब्याज से इंसान मर जाता है, तो वो जो ब्याज है, एक तो पहली बात वो कट कर दिया गया है, थोड़ा सा कम कर दिया गया है, श्रीलंका को यहाँ पे रिलीफ मिला। फिर दूसरा काम ये किया गया है
कि जो हमने मिलियंस डॉलर का लोन श्रीलंका को दिया है, उसमें 100 मिलियन का जो लोन है उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया है। अब समझे मैंने यहाँ पर पहले आपको क्यों बताया लोन और ग्रांट के बीच में फ़र्क क्या है? क्योंकि 100 मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो लोन है उसको ग्रांट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, वो सपोर्ट श्रीलंका के पास में मैसिव लेवल के आसपास पहुंच चुका है, जिससे श्रीलंका को इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर में सपोर्ट मिलेगा। बस ये सब डिस्कशंस यहाँ पे हुए। उसके अलावा एक मेन पॉइंट यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि टैकल किया गया है वो है बॉटम ट्रॉलिंग का इशू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी गड़बड़ी करोगे। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको लगातार बॉटम ट्रॉलिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ। क्या है बॉटम ट्रॉलिंग? क्योंकि आपको पता होगा इंडिया श्रीलंका के बीच में इनके मछुआरों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। अब वो विवाद समझने के लिए कुछ फोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं ना। ये देखो यहाँ पर, ये आपके सामने फ़ोटो प्रेजेंट है। ये हमारा भारत है, नीचे श्रीलंका है, इनके बीच में एक स्ट्रेट है पाक स्ट्रेट, ये आप लोग देख पाओगे। तो यहाँ पे जो इंडिया का हिस्सा है ये है तमिलनाडु वाला पोर्शन। यहाँ से मछुआरे आते हैं श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका में नहीं आते, अपनी मछली पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी में गलती से अगर एंटर कर जाते हैं तो श्रीलंका की नेवी उन लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है। ये आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से रेगुलर पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। अब श्रीलंका की नेवी यहाँ पे जो अरेस्ट करती है ना भारत के मछुआरों को, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर एक मैसिव रीज़न है बॉटम ट्रॉलिंग। क्योंकि भारत के मछुआरे इस प्रकार से ट्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ट्रॉलर, तो वह ऐसे दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर अपनी बोट के पीछे एक बहुत बड़ा सा जाल बांधा जाता है ना। और दोस्तों यहाँ पर उस जाल में उसको खींचा जाता है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ फंसती हैं, मछलियों के साथ साथ दूसरे और प्रकार के एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स वो सब बर्बाद हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर बॉटम ट्रॉलिंग करना। ये बॉटम ट्रॉलिंग जो है ना, ये श्रीलंका में बैन है, लेकिन इंडियन फिशरमैन यहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं, श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, श्रीलंका की नेवी उनको अरेस्ट करके ले जाती है। तो जो श्रीलंका की तमिल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने पीएम मोदी के साथ में इस पूरे मुद्दे के ऊपर में थोड़ा सा जोर दिया है, और ये वो कह रहे हैं कि देखिए इंडिया को भी बॉटम ट्रॉलिंग बैन करना चाहिए। जो बॉटम ट्रॉलिंग वाला टेक्निक है ये एंड होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरों को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें मेन रीज़न है यहाँ पर ये बॉटम ट्रॉलिंग का रीज़न। याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये भारत और श्रीलंका को लेकर पूरा का पूरा मामला चल रहा है। बाकी कच्चातीव आइलैंड वाला जो डिस्प्यूट है वो मैंने आपको बता दिया, न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। बाकी कुछ और पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके सामने प्रेजेंट है। वैसे ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ने लगा। हो सकता है आप बोर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर भागना शुरू कर देंगे कि भाई यहाँ पर फिर से शुरू हो गए वही यहाँ पर भारत और मछुआरे के विवाद को लेकर। ठीक है, भारत और इंडिया नहीं, भारत और श्रीलंका के फिशरमैन डिस्प्यूट को लेकर। ठीक है, चलो वो सब छोड़ो, बोर मत हो। ये देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमने ये पूरा आर्टिकल देखा भारत श्रीलंका के संबंध के बारे में, तो एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट है। इंडिया श्रीलंका के संबंध को अगर आपने पढ़ना है तो आप इस तरीके से ये 5 सेक्शन में बांट सकते हैं, और इस 5 सेक्शन में बस खाली इतने पॉइंट्स याद रखोगे ना, आप आराम से अपना पूरा भर भर के आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले भारत श्रीलंका के संबंध की जब बात आती है तो इनका कनेक्शन है इतिहास से, बहुत बड़ा कनेक्शन है भाई, रामायण से लेकर। ठीक है, रामायण का बहुत बड़ा कनेक्शन है यहाँ पर श्रीलंका के साथ में, ये आपको पता है। फिर क्या है, फिर यहाँ पे चोलाज ने इन्वेड किया श्रीलंका को, फिर ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज़ों ने इंडिया पे यहाँ पे रूल किया, साथ ही साथ में श्रीलंका पे रूल किया। फिर करंट समय पर सिनेरियोज क्या है, आज दोनों साथ में खड़े हैं भारत श्रीलंका, वो हमने देखा। तो ये हिस्टोरिकल टाइज़ हैं। पॉलिटिकल टाइज़ की बात करेंगे तो हाई लेवल की जो विजिट्स हैं, बातचीत है, वो होती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे अभी पीएम मोदी गए हैं कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर में। इससे पहले जो श्रीलंका के ये प्रेसिडेंट आपको दिख रहे हैं अनुराग कुमार, ये अभी पिछले साल दिसंबर 2024 में भारत आए थे। तो रेगुलर बेसिस पे हाई लेवल की जो विजिट्स हैं, मीटिंग्स हैं, बातचीत हैं, वो यहाँ पर रेगुलर होती रहती है इनके बीच में। अगेन वेरी गुड पॉइंट। फिर बात आती है इकोनॉमिकल स्टेटस की, तो आपको पता है कि भाई फाइनेंशियल तौर पे इंडिया किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, किस तरीके से हमने जो इंटरेस्ट रेट है वो कट कर दिया, किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो इंटरेस्ट पहले लोन दिया था उसको ग्रांट्स में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद में इंडिया श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें व्यापार को एक्सपैंड करने की बात करते हैं। फिर बीच में कल्चरल कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, दोनों देश अपने आपस में कल्चर को शेयर करते हैं, तो उसको लेकर एक एग्रीमेंट है। इवन इसके भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट पहले टैकल नहीं किया। ये आप लोग देख पाओगे दोस्तों, पीएम मोदी ने अनाउंस किया, क्योंकि जब श्रीलंका की बात कर रहे थे तो वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है। ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। तो पीएम मोदी ने अपने एक स्टेटमेंट में ये बोला कि देखिए गुजरात के अंदर में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर
बुद्धा के रेलिक्स मिले, बुद्धा के अवशेष मिले, ये 1960 में फाउंड करे गए थे और उनको सक्सेसफुली श्रीलंका में भेज दिया गया। समझ रहे हैं? ठीक है, अलग अलग फेस्टिविटीज़ के लिए, फेस्टिवल्स के लिए। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और टेम्पल्स है श्रीलंका के अंदर में। माता सीता का टेम्पल है, उसको रेनोवेट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक दूसरे के कल्चर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर को, हम उनके कल्चर को। तो एक कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो गया। अगेन ये भी पॉइंट आपने टैकल कर लिया। करंट इशू जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वो भी आपने देख लिया। फिर बात आती है यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी कोऑपरेशन की। तो एक बात और याद रखिए, डिफेंस के मामले में भारत श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास होता है जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं, एक है मित्र शक्ति और दूसरा है स्लिनेक्स। दो प्रकार के अभ्यास होते हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ की जो ये फोर्सेस हैं वो आपस में मिलकर कोऑपरेट करके ये अभ्यास को कंडक्ट करती हैं। एक मित्र शक्ति है और दूसरा स्लिनेक्स है। फिर दोनों कंट्रीज़ मिलकर आज फोकस करती हैं ताकि ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। कई बार ड्रग्स की तस्करी होती है श्रीलंका से, है ना, या कई बार यहाँ पे दूसरे प्रकार की तस्करी होती है, तो उसको रोकने के लिए दोनों कंट्रीज़ लगातार आपस में मिलकर वर्क करती रहती हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर क्लियरेंस हो गया भारत श्रीलंका के संबंध को लेकर। पेज नंबर 1 का एक और आर्टिकल समाप्त। मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लें, क्योंकि कल भी ये वीडियो अपलोड होगा और डेली वीडियो ये अपलोड होते हैं, तो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाती है, स्पेशली बिगनर्स के लिए जब उनको समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। तो बेसिक चीज़ों को विद बैकग्राउंड नोट्स, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड डिटेल भी हैं, आप हर एक एस्पेक्ट को समझ सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगली जो खबर है ये भी बहुत काम की है। और आज के पेपर में, क्योंकि आज संडे है, संडे में साइंस एंड टेक स्पेशल आता है, तो साइंस एंड टेक से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप इसको हेल्थ से भी लिंक कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लड कैंसर की, और ब्लड कैंसर के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये आप देखोगे। ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो 3 प्रकार के ब्लड कैंसर होते हैं। पहला ब्लड कैंसर है जिसको हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं ल्यूकेमिया, दूसरा है यहाँ पर लिम्फोमा, तीसरा है माइलोमा। तो ये 3 प्रकार के ब्लड कैंसर्स आपके पास में प्रेजेंट हैं। अब जैसे ये ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा है, इनके भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, इनमें भी सब टाइप्स होते हैं। तो जब बात करते हैं ल्यूकेमिया वाले केस में, तो ल्यूकेमिया में एक रेयर समझ रहे हैं, यानी कि बहुत कम ही से लोगों में वो ब्लड कैंसर फैलता है। वो ब्लड कैंसर का जो केस है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उस ब्लड कैंसर को डिटेक्ट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम उसको मैनेज करने के लिए आज एक नई प्रकार की टेक्निक को डेवलप किए हैं जिसका नाम है क्रिस्पर। तो क्रिस्पर बेस्ड टेस्ट है एक। ये टेस्ट क्या करेगा, ये रेयर ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने का काम करेगा। याद रखेगा, जो ये ब्लड कैंसर है इसका पता लगाने का काम करेगा। तो क्या अभी हम पता नहीं लगा सकते? दोस्तों मैंने आपको बताया ब्लड कैंसर को पता लगाने की वैसे हमारे पास में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि रेयर ब्लड कैंसर में एक ल्यूकेमिया वाला केस है। ल्यूकेमिया के अंदर भी इसका एक सब टाइप है जिसको नाम दिया गया है एपीएल। एपीएल मतलब एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये बहुत रेयर होता है, कुछ लोगों में दिखाई देता है, लेकिन खतरनाक है। अब इसको डायग्नोस करने का, यानी इस बीमारी का किसी इंसान में पता लगाने का जो तरीका है वो हम पहले वाला इस्तेमाल करते थे, कई दिन लग जाता था, बहुत समय लग जाता था। नाउ फाइनली यहाँ पर एक नया प्रकार का टेस्ट डेवलप किया गया जिसका नाम है क्रिस्पर बेस्ड टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये आराम से इस रेयर ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने का काम करता है, याद रखेगा। तो इस टेस्ट के अंदर में हमने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी तुरंत कुछ घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर किसी इंसान के इस केसेस के बारे में बता सकती है। कुछ घंटे में बता देगी कि हाँ उसको एपीएल है, ये रेयर और अग्रेसिव फॉर्म का ल्यूकेमिया हो चुका है, या रेयर केसेस जो ब्लड कैंसर के हैं वो यहाँ पर हो चुका है। तो कुछ घंटों के अंदर ये पता चल जाएगा, फिर आगे ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। क्योंकि बीमारी में यही तो होता है, जितना जल्दी पता कर लेंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट कर दे देंगे, उतना अच्छा है, उतना अच्छा सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर देरी पे देरी होती रहेगी, ट्रीटमेंट में भी देरी होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब आप बीमारी का पता नहीं लगा पाए तो ट्रीटमेंट भी देरी होगी, और ट्रीटमेंट में भी अगर देरी होगी तो अगेन यहाँ पर वो बीमारी धीरे धीरे करके बॉडी में एक्सपैंड होती चली जाएगी। कुछ समय बाद यहाँ पर उसको टैकल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, याद रखिएगा। चलिए मैं अभी आपको डिटेल से समझाऊंगा, सो डोंट वरी। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो एपीएल के बारे में याद रखना। एपीएल क्या है? यह है ब्लड कैंसर, स्पेशली ल्यूकेमिया के अंदर के, मतलब ल्यूकेमिया भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर है ना। कैंसर अलग अलग जगह पे हो सकता है, ये ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया के अंदर एक खतरनाक वाला सब टाइप है इसका, वो है एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये कैसे होता है? जब बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस होता है, यानी बॉडी में जीन्स के अंदर बदलाव होता है,
और जीन के अंदर क्या बदलाव होगा, हमारे 2 जीन्स को यहाँ पर टैकल किया गया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है आपको बहुत ज़्यादा। 2 जीन है, एक है PML, दूसरा है RARA। PML और RARA ये 2 जीन्स बॉडी में प्रेजेंट है। गलती से आपस में ये मिल जाते हैं, मिस्टेकनली गलती से आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से एक बदलाव होगा, जेनेटिकल चेंज आएगा, और उस चेंज की वजह से ये ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको नाम दिया गया है एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, यानी शॉर्ट फॉर्म में APL। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रैपिड क्रिस्पर नाम की टेक्नोलॉजी है, जो टेस्ट है, ये टेस्ट किसने डेवलप किया है? एक कंपनी है जो कह सकते हैं जिसका नाम है ACTREC। इस कंपनी ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। कुछ घंटों के अंदर अंदर पता चल जाएगा इस बीमारी का, और कह सकते हैं कि जो मेथड है वो भी काफ़ी सस्ता है, क्योंकि पुराना जो मेथड था वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, कई दिन लग जाते थे यहाँ पर उस बीमारी का पता लगाने के लिए। तो ये टेस्ट 100% इफेक्टिव माना गया है, क्योंकि एक स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट है। जो भी रिजल्ट आएगा वो एक पतली सी स्ट्रिप पे आएगा, जैसे कोविड-19 का टेस्ट हुआ करता था, वैसे यहाँ पर ये क्रिस्पर टेस्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्रिस्पर टेस्ट ने ऑलरेडी आप कह सकते हैं लगभग ब्लड कैंसर के जो सैंपल्स है वो इकट्ठे करे थे, उन सैंपल्स पे टेस्टिंग हो चुकी है, और आराम से यहाँ पर आप कह सकता हूँ, मतलब कि छोटा सा छोटा, अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन है ब्लड में कि हाँ ये वाला केस हो सकता है, तो उसको ये बता सकता है, कहीं पर गलती नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो टेस्ट है इसका ऑलरेडी डिटेक्शन हो चुका है, टेस्ट हो चुका है ना। फाइनली हमारे पास में ये प्रेजेंट है। 3 घंटे के अंदर अंदर कम पैसे में टेस्ट कर ये बता सकता है किसी को APL है या नहीं है। समझ गए? तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पर APL के बारे में। अब क्वेश्चन ये है, ब्लड कैंसर के बारे में पूछा जाएगा, तो ब्लड कैंसर के बारे में आपको पता है 3 प्रकार के ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया, माइलोमा एंड लिम्फोमा। फिर APL के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको पता है ल्यूकेमिया के अंदर ही जो खतरनाक वाला एक डिसऑर्डर आ जाता है, वो यहाँ पर APL वाला केस आता है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फिर आगे सुनिए अब, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, जेनेटिक म्यूटेशंस जो भी हो रहे हैं, जेनेटिकली बहुत सारे जो बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसको स्टडी करके। समझ रहे हैं? इसमें 2 जीन हैं, जैसे मैंने आपको बताया, PML और RARA, गलती से फ्यूज़ हो गए, एक दूसरे के साथ में मिल गए, उसकी वजह से यहाँ पर ये डिसऑर्डर होता है। तो ये सब हम लोग जो इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट को हमने डेवलप किया है ना, वो क्रिस्पर बेस्ड टेस्ट है। अब ये क्वेश्चन ये है कि सर ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है क्या? क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्रिस्पर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म आपको क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं ना, है ना, जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं, उसके अंदर में ये चेंजेस करने का काम करता है। ठीक है, ये जीन हो गए, मान लो कहीं पर जीन के अंदर में डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को यहाँ पर जो इसमें Cas9 सीजर है, एक मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल किया जाता है, वो डिफेक्टिव पार्ट को हटाकर इसमें नया पार्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसको हम कई बार जीन एडिनिक का नाम देते हैं या DNA एडिनिक का नाम देते हैं। ठीक है, क्रिस्पर Cas9 याद होगा, क्रिस्पर Cas9 को लेकर नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है केमिस्ट्री वाले सेक्शन के अंदर में 2020 में इन दोनों महिलाओं को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा शानदार है, और आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही ज़्यादा काम का टॉपिक है, क्योंकि ये हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन, दोनों के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या मैटर है यहाँ पे, हम एक ट्रीटी की बात कर रहे हैं या एक कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। जो ट्रीटी है ना, वो है ओटावा कन्वेंशन या ओटावा ट्रीटी। आज क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना, वो इस पर्टिकुलर ट्रीटी को छोड़ना चाहती हैं, इससे बाहर निकलना चाहती हैं। तो हमें इस आर्टिकल में समझना होगा ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया का डर है। रशिया से डर कर कुछ देश ऐसे हैं जो यहाँ पर ओटावा कन्वेंशन या ओटावा ट्रीटी से बाहर निकलना चाहते हैं। याद रखिएगा। अब ये समझने के लिए पहले तो आपको ये जानना होगा कि ओटावा ट्रीटी है क्या। ठीक है, ओटावा ट्रीटी दोस्तों लैंड माइन से कनेक्टेड है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि बहुत सारे देश जो हैं करंट समय पर ये लैंड माइन वाली जो ट्रीटी है ना, ये अग्रीमेंट है, इससे हटना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, है ना। तो ओटावा कन्वेंशन आपके लैंड माइन से कनेक्टेड है, पहली बात तो ये याद रखना है। तो एग्जाम में आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर कोई क्वेश्चन है तो। फिर सवाल यह है कि सर लैंड माइन्स क्या होती हैं। ये आप देख पाओगे दोस्तों, ये फोटो है, ज़मीन के अंदर में इस तरीके से लैंड माइन्स को बिछाया जाता है। ठीक है, अब पहले जो वॉर चलते थे, पहले के ज़माने में के जो युद्ध हुआ करते थे, वर्ल्ड वॉर्स आपने देखे हैं, तो उस दौरान इसी तरीके से लैंड माइन्स का ज़्यादातर उपयोग होता था। ज़मीन के अंदर में लैंड माइन्स को सेट कर दिया जाता था। कोई आएगा, सोल्जर्स आएंगे, उनका पैर इस पे पड़ेगा, जैसी प्रेशर पड़ेगा ये विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 2-4 लैंडमाइन फटने शुरू होंगे तो पूरी की पूरी जो सेना है वो घबरा जाएगी कि यार कितने लैंडमाइन इस ज़मीन में लगे हैं, आगे बढ़ना खतरे में से खाली नहीं है, पीछे हट जाएंगे।
समझ रहे? तो लैंड माइन्स एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल होता था। आज आप देख पाएंगे लाओस की बात करते हैं, कैम्बोडिया की बात करते हैं, या दूसरे और देश के यूक्रेन की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने भर भर के लैंड माइन्स अपने ज़मीन में बिछा रखा है। इतिहास में भी बिछा रखा था। तो कई बार पता है इसमें ना जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं उस देश के, वो भी फंस जाते हैं, क्योंकि लैंड माइन थोड़ी इसको थोड़ी पता है कि ये सोल्जर है, ये सिविलियन है। समझ रहे हैं? जो नॉर्मल नागरिक है वो भी गलती से पैर रख देता है, घूमता घामता अपने एरिया के अंदर में, विस्फोट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं? तो कुछ देश आज के समय पर फोकस कर रहे हैं ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलना। लेकिन आप सोचोगे सर ओटावा कन्वेंशन लैंडमाइन से कनेक्टेड है, ये आपने बता दिया। लैंडमाइन क्या होती है ये आपने बता दिया। लेकिन ओटावा कन्वेंशन कहता क्या है लैंडमाइन के बारे में? जो ये ओटावा कन्वेंशन किया गया था, इसको बहुत सारे देशों ने मिलकर साइन किया, और यहां पर इनका यह कहना था कि जितने भी देश ओटावा कन्वेंशन को साइन करेंगे वो अपने देश में लैंड माइन का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। उस देश के अंदर में लैंड माइन्स को प्रोहिबिट किया जाएगा। ना ही वो लैंड माइन्स को वहां पे बनाएंगे, ना ही वो कहीं पर बेचेंगे, ना ही कहीं पे इस्तेमाल करेंगे, और जो उनके पास में स्टॉक रखा हुआ लैंड माइन्स का उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये ओटावा कन्वेंशन में बोला गया था। तो कुछ देशों ने साइन कर लिया। आज कुछ कंट्रीज घबरा रही हैं। जब मैं बात कर रहा हूं कुछ कंट्रीज की, तो उसमें 3 देश हैं दोस्तों। वो तीनों के तीनों बाल्टिक नेशंस हैं। बाल्टिक नेशंस याद आ गया? बाल्टिक नेशंस बेसिकली यहां पर बाल्टिक सी के पास में है। ये आप देख पाओगे, ये है बाल्टिक सी। इस बाल्टिक सी के साथ में 3 देश है जो बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। ऊपर यहां पर आपको नजर आएगा एस्टोनिया, दूसरा है लातविया, तीसरा है लिथुएनिया। इन्हीं तीनों देशों की बात कर रहे हैं। ये तीनों देश कह रहे हैं कि सर हमने ओटावा कन्वेंशन साइन कर लिया था, आज हम यहाँ पर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हम अपनी लैंड माइन्स को बिछाना चाहते हैं, क्योंकि ओटावा कन्वेंशन लैंड माइन्स का यूज़ करने से रोकता है। तो अभी तक ये रुके हुए थे, अब ये अग्रीमेंट से बाहर निकल जाएंगे। दैट मीन्स अब ये लैंड माइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीज़न यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसा यूक्रेन के साथ में हुआ, क्योंकि इनके भाई बगल में रशिया है जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया इनके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। पीछे बेलारूस है, तो फर्क नहीं पड़ता, रशिया कहीं से ही पहुंच जाएगा। ये 3 देश हैं। ये तीनों चाहते हैं कि भाई जैसे यूक्रेन के साथ में हुआ है वैसा हमारे साथ में ना हो, क्योंकि एक समय पर ये तो यूएसएसआर का ही हिस्सा थे ना। ये तीनों देश भले ही आज छोटे छोटे देश आपको दिख रहे हो, एक समय पर रशिया का पार्ट थे, यूएसएसआर सोवियत यूनियन का हिस्सा। 1991 में यहाँ पर सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, उसके बाद यहाँ पर ये कंट्रीज बिखर गई। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो ये कह रहे हैं कि हम लैंडमाइन से अग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं। दैट मीन लैंडमाइन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे अपनी लैंडमाइंस को। ठीक है, रशिया के बॉर्डर के पास को पास में लैंडमाइंस को बिछा देंगे, ताकि रशिया की जो फोर्सेस हैं, कभी इन देशों के साथ में कोई डिस्प्यूट हो तो आगे आए, तो लैंडमाइंस की वजह से आगे ना बढ़ पाए, ये देश अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसा यूक्रेन के साथ में हुआ वैसा इनके साथ में ना हो, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये करंट समय पर इस कन्वेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा कन्वेंशन समझाया है। यहाँ पर देखोगे ये लैंड माइन्स हो गए। इस तरीके से कई सारी जगह पे लैंड माइन्स को खोद खोद के निकाला भी जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी फट सकते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बताऊँ, किसी दुश्मन देश को वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, अपने देश के लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं ये। ठीक है, तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इसमें बाल्टिक नेशंस है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, और केवल ये 3 देश नहीं है दोस्तों, इसके अलावा पोलैंड, फिनलैंड भी शामिल है। ठीक है, पोलैंड, फिनलैंड भी यहाँ पर जस्ट आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, पास में देखने को मिल जाएगा, तो वो भी शामिल हैं भाई। वो भी ये कह रहे हैं हमें ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकाल दो। ये जो लैंड माइन को लेकर ट्रीटी हुई थी, ये इससे बाहर निकाल दो। अब ये ट्रीटी क्या थी, इसको लेकर कुछ बेसिक फैक्ट याद रखिएगा। ओटावा कन्वेंशन को माइन बैन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, कि भाई लैंड माइन को बैन करने के लिए इस ट्रीटी को लाया गया था 1997 में। 1999 से इस ट्रीटी ने वर्क करना शुरू किया। इसका मेन पर्पज़ था जितने भी ये लैंड माइन्स है उसके इस्तेमाल को रोकना, उसके यूज़ को ख़त्म कर देना, किसी ने स्टॉक रखा है तो उसको ख़त्म कर देना, उसके प्रोडक्शन को ख़त्म कर देना, कहीं पर ट्रांसफ़र ना करना, ये सब यहाँ पर मेन पर्पज़ था। 160 से ज़्यादा देशों ने यहाँ पर इसको साइन किया, और इसमें रशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, इजराइल, ये सब वो देश थे जिन्होंने साइन नहीं किया। क्वेश्चन बन जाए क्या भारत ने इसको साइन किया है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। चाइना ने साइन किया है? नहीं। तो रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना, इंडिया, इजराइल, ये सब देशों ने साइन नहीं किया है, याद रखिएगा। बट पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ये सब ने साइन किया था। तो ये देश चाहते हैं बाहर निकलना, एग्जिट करना। समझ गए? ये चाहते हैं कि भैया हमें भी बाहर निकलना है, हम लैंड माइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाहर निकलने के पीछे का रीज़न वही है, लैंड माइन का प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड माइन को बिछा पाएंगे, ताकि रशिया के मिलिट्री को रोक सकें। जो मिलिट्री पैदल आएगी, स्पेशली उन फोर्सेस को यहाँ पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया के अंदर में घुसने से रोका जा सके। समझ रहे हैं?
तो ये है यहाँ पे पूरा मामला। आज आप देख पाओगे लैंडमाइन का इफेक्ट क्या पड़ता है। मैंने आपको बताया कि ये लैंडमाइन दुश्मन से ज़्यादा अपने देश के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 80% जो इस माइन विक्टिम्स होते हैं, इसके ऊपर जो पैर रखते हैं, वो सिविलियंस अपने देश के नागरिक हैं। किसी को कहाँ पे क्या पता किसने लैंडमाइन कहाँ पे बिछा रखी है, समझ रहे हैं, तो विस्फोट हो जाती है। 2024 के यूएन डेटा के हिसाब से यूक्रेन करंट समय पर मोस्टली माइंड कंट्री है पूरे दुनिया में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडमाइंस बिछाई गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों अगर ये विड्रॉवल कर लेते हैं, यानी इस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये और ज़्यादा विक्टिम्स अपने देश के अंदर में बढ़ाने वाले हैं, अपने देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये बोला जा रहा है। फिर प्रॉब्लम ये भी है भविष्य में दूसरे और प्रकार के एग्रीमेंट से बाहर निकलने की बात होने लगेगी, तो वेपन्स को हम रोकने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे, वॉर के जो सिनेरियोज है वो और ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन एरियाज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोक सकें। ठीक है, ये जो विड्रॉवल कर रही हैं सारे देश, उसके बाद लैंडमाइंस को लगाना शुरू करेंगे, इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इस विड्रॉवल के अगेंस्ट में भी बहुत सारे आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट यही है, जो इंटरनेशनल लॉ है इनका उल्लंघन होगा कि पहले आपने ज्वाइन किया, अब बाहर निकल रहे हैं, अपने सिविलियंस को खतरे में डालेंगे। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्रेस और पीछे जा रही होगी, क्योंकि कोई वॉर होती है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वॉर यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, जो आपका प्रोग्रेस है वो पीछे जा रहा है, समझ रहे हैं। चाहे वो किसी भी देश के साथ में आप देख लो, रशिया यूक्रेन के वॉर के साथ में देख लो, या किसी और कंट्री के वॉर के साथ में देख लो। तो वे फॉरवर्ड यही है कि आज हमें ज़रूरत है कि डिप्लोमेटिक बेसिस पे बातचीत की जाए, एंगेजमेंट किया जाए, और यहाँ पर ग्लोबल फंडिंग प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि दुनिया में से ये माइनिंग को ख़त्म किया जा सके। यानी दुनिया भर में जो माइंस वगैरह कहीं पर हैं उनको निकाला जा सके, डीमाइन कर सके। एंड आप दूसरे ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट माइंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको डीएक्टिवेट कर सकें, कुछ समय बाद डीएक्टिवेट हो जाए। भैया ये डीएक्टिवेट नहीं होती हैं, सालों साल ऐसी रहेंगी। वॉर के बाद की भी माइंस कई बार ऐसी हैं विस्फोट हो जाती हैं, तो ये एज इट इज़ पड़ी रहती हैं, याद रखना। तो सेल्फ डीएक्टिवेशन वाली है, कुछ नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे डिस्ट्रक्शन को कम किया जा सके, बर्बादी को रोका जा सके। इसलिए यहाँ पर याद रखना है, ओटावा कन्वेंशन को लेकर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।